हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पॉलिटी की पीटी 365, ठीक है। इसका फर्स्ट वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये टॉपिक 1 कवर कर लिया था, ठीक है। इसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक 2 और 3 को आज हम ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले संसद, राज्य विधानमंडल और सरकार की कार्यप्रणाली से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पार्ट हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए, तो पहला देखते हैं हम अविश्वास प्रस्ताव। आप लोग जानते ही हो कि अभी कुछ दिनों पहले मोदी सरकार जो है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रख लेना कि कौन से सत्र में लाया गया था। तो मानसून सत्र में लाया गया था, ठीक है। चलिए, क्योंकि क्या पता कौन सा इंस्टीट्यूट पी से इफेक्ट पूछता है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक विधायी प्रस्ताव होता है और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंटली याद रख लेना कि इसको ओनली लोकसभा में लाया जा सकता है, मतलब कि राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। किसके द्वारा? इसके द्वारा विपक्ष, जो विपक्ष होता है वो सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती दे सकता है, ठीक है। संसदीय लोकतंत्र में कोई सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब उसके पास प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत हो। इसका अर्थ यह है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मौजूदा सरकार गिर जाती है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में उस सदन के किसी सांसद द्वारा ही लाया जा सकता है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी बातें याद करनी है। सबसे पहली बात, अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तो वो गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। सेकंड बात, ओनली कहां पर लाया जा सकता है इसको? लोकसभा में। कौन लाएगा? तो लोकसभा का जो मेंबर होगा, यानी कि जो सांसद होगा वही ला सकता है। कोई प्राइवेट मेंबर इस बिल को लेकर के नहीं आ सकता। कोई प्राइवेट मेंबर इस प्रस्ताव को लेकर के नहीं आ सकता है। चलिए, तो इतनी बातें क्लियर है। चलो, अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमारे लोकसभा में कौन कौन से नियम बने हुए हैं। तो हमारा आर्टिकल 75(3) कहता है, हमारा आर्टिकल 75(3) क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मतलब कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी हुआ है कि मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है। तो वो संसद के लिए नहीं होती है, लोकसभा के लिए होती है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? आर्टिकल 75(3), ये संसद की बात है। लेकिन अगर राज्य स्तर पर बात करेंगे तो आर्टिकल 1642 जो है वो बोलता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से जो राज्य विधानसभा है उसके लिए उत्तरदायी होगी। तो ये भी हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। और इसके लिए क्या बोलते हैं, जो मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो प्रावधान है वो हमारे लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम जो है उसका नियम 198 ये बोलता है, ठीक है। इसका आधार क्या है कि भाई किस बेसिस पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगा। तो इसका कोई भी आधार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे नियम्स में नहीं बताया हुआ है, ठीक है। भाषण, जब तक सदन द्वारा प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती तब तक प्रस्ताव के समर्थन में कोई भी भाषण नहीं दिया जाता। ये बात ध्यान रखनी है कि जब तक सदन में बोला नहीं गया है तब तक नहीं लाया जाएगा। और दोबारा नया प्रस्ताव कब आएगा? तो एक सत्र में एक ही प्रस्ताव आ सकता है। एक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने और सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिए जाने के बाद इसी सत्र में दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो एक सत्र में एक अविश्वास प्रस्ताव। अब आप मुझे बताओ कि हमारे सत्र कितने होते हैं? जनरली हमारे 3 सत्र होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की सामान्य प्रक्रिया क्या है, कि भाई अविश्वास प्रस्ताव किस तरीके से लाया जाता है। तो अगर हम अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को देखें तो सबसे पहले आ जाता है, ठीक है, जब सदन में विपक्षी दलों को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या वो अपना बहुमत खो चुकी है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। तो सबसे पहले तो विपक्षी दल सोचते हैं कि भाई अब सरकार के पास बहुमत रहे नहीं है तो लाते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष, ये लोकसभा का अध्यक्ष परीक्षण करता है कि अविश्वास प्रस्ताव सही है या नहीं। तो लोकसभा का अध्यक्ष उसके लिए क्या बोलते हैं, चेक करता है कि भाई ये सही है या नहीं। फिर आता है कि जो नोटिस प्रस्तुत करने वाला सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की सदन से अनुमति मांगता है। तो अगर फिर उसके बाद में सदन अध्यक्ष उन सदस्यों को बुलाता है जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में हैं, और अगर कितने, कम से कम 50 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में हैं तो सदन इसको अनुमति दे देता है। और अध्यक्ष की अनुमति मिलने के तारीख से 10 दिनों के भीतर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। तो ये हमारी है। सबसे पहले विपक्ष के लोगों को लगेगा, फिर वो क्या बोलते हैं
लोकसभा अध्यक्ष को वो देंगे, फिर लोकसभा अध्यक्ष चेक करेगा या नहीं करेगा, फिर चेक करने के बाद में वो लोकसभा के मेंबर्स को उनको जो बुलाएगा कि भाई कौन कौन अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, और वो कम से कम 50 होने चाहिए। अगर ऐसा वो मतलब 50 सदस्य निकलते हैं तो फिर क्या बोलते हैं, जो अध्यक्ष उसकी अनुमति दे देगा, और अध्यक्ष की अनुमति से 10 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। ये तो हो गई हमारे अविश्वास प्रस्ताव की बात। तो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, प्रीलिम्स के लिए याद रखना। कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार, कि भाई विशेषाधिकार क्या होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया। ठीक है, ये पीठ पीवी नरसिम्हा राव वाद में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या था भाई इसमें, मतलब इसमें क्या था। तो ये प्रस्ताव जुड़ा हुआ था पीवी नरसिम्हा राव वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए निर्णय झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले से जुड़ा था। 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए कथित तौर पर कई सांसदों को रिश्वत दी थी। निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) के तहत सांसद व विधायक को प्राप्त कानूनी उन्मुक्ति संसद व विधानमंडल के किसी भी भाषण या मत के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक संरक्षण मुकदमे से भी संरक्षण प्रदान करती है। तो हमारे इतना बड़ा विशेषाधिकार है कि सांसद व विधायक को प्राप्त कानूनी उन्मुक्ति संसद व विधानमंडल में किसी भी भाषण या मत के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमे से भी संरक्षण प्रदान करती है। तो रिश्वत से भी बचा जा सकता है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 जगह इनका मेंशन है। आर्टिकल 105 संसद के लिए और आर्टिकल 1094 किसके लिए है, ये राज्य वालों के लिए हो जाएगा। चलिए, संसदीय विशेषाधिकार विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कानूनी प्रतिरक्षा है। इसके तहत कानून निर्माताओं को उनके विधायी कर्तव्यों के दौरान किए गए कुछ कर्तव्यों या दिए गए बयानों के लिए सिविल या दंडनीय दायित्व से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी सदन या के विशेषाधिकार की उपेक्षा करता है तो उसे कमजोर करता है तो उसे विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। यहाँ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि संसद ने अभी तक सभी विशेषाधिकारों को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी हमारे पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया है जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को बताता हो। केवल संसद को ही यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई है या नहीं। किसी भी न्यायालय को यह शक्ति सौंपी नहीं गई है। यह भी ध्यान रखना है हमें कि न्यायालय इसका फैसला नहीं करता है कि भाई सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ था या नहीं हुआ था। चलिए, सदन का कोई भी सदस्य सभापति या अध्यक्ष की सहमति से विशेषाधिकार से जुड़ा प्रश्न उठा सकता है। तो सदन का कोई भी सदस्य उठा सकता है, लेकिन किसकी अनुमति से? सभापति। सभापति कौन होगा? राज्यसभा का चेयरमैन। और अध्यक्ष कौन होगा? तो लोकसभा का। ठीक है, चलिए अब विशेषाधिकार के स्रोत देखते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 105 मैंने बताया था आपको, संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा और उसके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों को विशेषाधिकारों से संबंधित है। सेम एज आर्टिकल 194 के सदन सदस्य समिति की शक्तियां भी है। ठीक है, ये तो हो गई। आर्टिकल 105(2) क्या कहता है? इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी सांसद सदन के किसी भी सदन के तहत प्रकाशित किसी भी प्रतिवेदन पत्र मतपत्र या कार्यवाही के संबंध में उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। और आर्टिकल 194(2) भी के भी राज्य विधानमंडल के लिए समान प्रावधान करता है। कहने का मतलब क्या है? आर्टिकल 105 और 194 क्या बोलते हैं? विशेषाधिकारों से संबंध है। संसद में बोलने की अनुमति के ऊपर भी है। संसद में बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 105(2) के अनुसार संसद में या किसी समिति में संसद के सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात या किसी भी मत के संबंध में उसके खिलाफ कोई नहीं, मतलब अगर वो किसी के खिलाफ कुछ भी गलत भी बोल देता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। हाँ, लेकिन वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को डिफेम नहीं कर सकता है। ये जरूर ध्यान रखना। हाँ चलो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता संविधान के प्रावधानों तथा संसद के नियमों प्रक्रियाओं के अधीन है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 18 में वर्णित है। लेकिन अनुच्छेद 121 सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है। लेकिन ये चर्चा कब की जा सकती है? जब उनके खिलाफ क्या बोलते हैं प्रस्ताव आया हो उनको हटाने का।
अनुच्छेद 122 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के अनुसार न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमितताओं के आधार पर संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं कर सकती। मतलब कि न्यायपालिका को संसद से दूर रखा गया है। चलिए, अब संसद के द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं? एक तो गिरफ्तारी पर रोक है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी कानून निर्माता को सदन के सत्र से 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और सत्र के सदन से 40 दिन के बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल दीवानी मामलों में, आपराधिक मामलों में कोई भी छूट प्रदान नहीं है। समझ में नहीं आया? दोबारा समझते हैं। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वाई नाम का कोई व्यक्ति है, इसने कोई अपराध किया, तो इसको अगर ये अपराध के लिए, लेकिन वो मामला कौन सा होना चाहिए? सिविल मामला है अगर कोई, तो उसके 40 दिन तक, 40 दिन के पहले और 40 दिन बाद में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 40 दिन के बाद कर लो, लेकिन 40 दिन तक नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसने कोई आपराधिक मामला कर दिया है, ठीक है, जैसे मर्डर वर्डर कर दिया, तो फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके लिए यह विशेषाधिकार नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दोनों सदनों के नियम क्या कहते हैं? तो दोनों सदनों के नियम कहते हैं कि प्रक्रिया के नियमों और दृष्टांतों पर आधारित विशेषाधिकार, कि संसद को किसी भी दंड योग्य आरोप या अपराध के लिए किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोष सिद्धि, कारावास और रिहा के संबंध में तत्कालीन जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, ये तो हो गई बात कि अगर संसद का कोई भी सदस्य अपराध के लिए जाता है तो उसकी जानकारी संसद को मिलनी चाहिए। अज्ञात व्यक्तियों को बाहर करने का अधिकार भी है। संसद अगर चाहे तो अगर कोई व्यक्ति को, गैर सदस्यों को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। चलिए, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। सॉरी, संसद की अवमानना, कंटेंट ऑफ हाउस। अब कंटेंट ऑफ हाउस क्या है? तो विशेषाधिकारों का उल्लंघन सदन की अवमानना से अलग होता है। ठीक है, विशेषाधिकारों का उल्लंघन सदन की अवमानना से उल्लंघन है। इसमें क्या है? इसमें किसी ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है कि सदन के किसी भी सदन के कामकाज में बाधा उत्पन्न करता है, सदन के किसी सदस्य या अधिकारी के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे परिणाम करने की प्रवृत्ति होती है। संसद यह सुनिश्चित करने का एकमात्र प्राधिकारी है कि सदन की अवमानना हुई है या नहीं हुई है। किसी भी अदालत को सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं है। और सदन द्वारा अगर किसी को दोषी है तो उसको हिरासत में जेल भेजने की अवधि सदन की अवधि तक सीमित होती है। ये ध्यान रखना, सदन द्वारा किसी दोषी को अवमानना के लिए हिरासत या जेल भेजने की अवधि सदन के सत्र की अवधि तक सीमित होती है। यदि सदन के सदस्य दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सदन से निलंबित किया जा सकता है या निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये दोनों ही चीजें इसमें हो सकती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सदस्य के विशेषाधिकारों को बनाए रखने के तर्क क्या है? सांसदों की एक तो उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना ताकि वह किसी भी कानूनी परिणाम के बिना अपनी बात रख सकें। विधायिकाओं के गरिमा के अधिकार को बनाए रखना। संसदीय सत्रों में सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। बिना किसी हस्तक्षेप के दोनों सदनों के स्वतंत्र और प्रभावी कामकाज के लिए एक प्रिविलेज कमेटी भी होती है। ये ध्यान रखना, ये एक स्थायी संसदीय समिति है। सबसे पहली बात, स्थायी है, और ये दोनों सदनों से गठन होती है। ठीक है, लोकसभा से संबंधित समिति में 15 और राज्यसभा से संबंधित समिति में 10 सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि लोकसभा से समिति के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करता है, जबकि राज्यसभा से संबंधित सदस्यों को राज्यसभा का सभापति करेगा। मुख्य कार्य सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा भेजे जाने वाले सदन या सदस्यों के विशेषाधिकारों से जुड़े मामलों की जांच करना। तो विशेषाधिकार समिति, ध्यान रखना, 10 मेंबर राज्यसभा में और 15 मेंबर लोकसभा में। चलिए, ये हो गया। अगली न्यूज करते हैं हम, विधि निर्माताओं का निष्कासन। तो विधि निर्माताओं का निष्कासन कैसे हो रहा है? तो हाल ही में लोकसभा ने आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर अपने एक सदस्य को अवैध रूप से उपहार व पारितोषण, वो थे ना, महुआ मोइत्रा ऐसे करके कुछ नाम था उनका, तो उनके ऊपर ये था। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि आचार समिति क्या होती है। तो आचार समिति अभी हमने कौन सी देखी थी? विशेषाधिकार वाली समिति। उसमें कितने मेंबर्स थे? 15 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में। इसी प्रकार जो लोकसभा की आचार समिति होती है, इसके अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिकतम 15 होते हैं। तो इसमें अधिकतम 15 होते हैं और वे 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर बने रहते हैं। तो 1 साल से ज्यादा की अवधि के लिए वो पद पर रहते हैं। कार्य क्या है इनका? तो कार्य तो इनका यही है कि भाई
अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किसी भी सदस्य के नैतिक आचरण से संबंधित जांच करना, सिफारिशें करना, सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाना, आचार संहिता में संशोधन का सुझाव करना। ये पहली समिति लोकसभा में तो 2000 में बनी थी और राज्यसभा में 1997 में बनी थी। तो याद रखना, राज्यसभा में पहले बन गई थी, राज्यसभा में पहले बन गई थी। अब हम देखते हैं कि भाई ये कैसे निष्कासन हुआ है। तो भारत में किसी सांसद का निष्कासन संवैधानिक और कानूनी आधार पर हो सकता है। कब कब हो सकता है? तो निष्कासन का संवैधानिक अधिकार क्या है? तो निष्कासन का संवैधानिक अधिकार कहता है कि संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन या संसद की अवमानना का दोषी पाए जाने वाले किसी भी सांसद को सदन से निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है। तो अगर कोई भी सांसद क्या बोलते हैं, संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है या कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट करता है, तो उसको सदन से निलंबित भी किया जा सकता है और निष्कासित भी किया जा सकता है। प्रत्येक सदन में निष्कासन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कितना बहुमत चाहिए होता है इसके लिए? निष्कासन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए साधारण बहुमत। ठीक है। निष्कासन के लिए आचार समिति की आगे की भागीदारी हमेशा आवश्यक नहीं होती है, तो आचार समिति की लिए जरूरत भी नहीं होती है। चलिए, सांसदों के, अब ये तो हो गई कौन सी बात? संवैधानिक आधार की। अब अगर हम बात करते हैं कि निलंबन और निष्कासन का कानूनी आधार क्या है। सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदन का पीठासीन अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति किसी भी सदस्य को बाहर जाने का आदेश दे सकता है। तो वो बोल सकता है कि मान्यवर आप कृपया बाहर निकलिए। ठीक है। और अत्यधिक कदाचार के मामलों में सदस्यता के लिए अयोग्य व्यक्तियों से सदन को मुक्त करने हेतु किसी भी सदस्य को निष्कासित भी कर सकता है। तो ये काम भी वो कर सकता है। अगर हम इनके नियमों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोकसभा और राज्यसभा में निलंबन प्रक्रिया तथा कार्य संचालन, तो लोकसभा में देखते हैं तो इसका नियम 373 क्या कहता है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष को लगता है कि किसी सदस्य का व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है तथा उस सदस्य को तत्काल बाहर चले जाने का निर्देश दे सकता है, वह सदस्य उस दिन की शेष बैठक के समय तक सदन में अनुपस्थित रहेगा। तो नियम 373 कहता है कि भाई आप चले जाओ और आज के लिए आपका काम स्थगित किया जाता है, आज आप थोड़ा ज्यादा पी के आए हो। इसी प्रकार राज्यसभा में अव्यवस्थित आचरण के लिए किसी भी सदन को तुरंत से बाहर जाने का सेम चीज है। ठीक है। फिर नियम 374 कहता है कि अगर उसको लगता है कि ये जानबूझकर सदन के, तो सदस्य सदन के शेष काल तक, सदस्य को सदन के शेष काल तक सदन से निलंबित करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और इसके बाद वो सदस्य तुरंत सदन से बाहर चला जाएगा। और नियम 256 क्या कहता है कि यह नियम सभापति को अपने प्राधिकार के उपक्ष करने या सभा के नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों का नाम लेने की अनुमति लेता है। उसके बाद सदस्यों को सत्र की विशेष अवधि के लिए निलंबित प्रस्ताव अपना सकता है। नियम 374A 2001 में लाया गया था। यदि कोई सदस्य लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालता है, जानबूझकर सभी नियमों का उल्लंघन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसका नाम लिए जाने पर वो लोकसभा की 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए स्वतः निलंबित हो जाता है। तो 5 बैठकों के लिए भी कर सकते हैं, पूरे समय के लिए भी कर सकते हैं और 1 दिन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। लोकसभा के राज्यसभा अपने सदस्यों को बिना प्रस्ताव पारित किए निलंबित नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना। राज्यसभा अपने सदस्यों को बिना प्रस्ताव पारित किए निलंबित नहीं कर सकती, जबकि लोकसभा कर सकती है। चलिए, संविधान का अनुच्छेद 122 क्या कहता है? तो यह कहता है कि न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद कि किसी भी, तो भाई न्यायपालिका संसद की कोई भी कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती। न्यायपालिका ने कई मामलों में हस्तक्षेप तो किया है, जैसे कि राजा रामपाल वाथ न्यायालय ने राजा रामपाल के निष्कासन को बरकरार रखा था, लेकिन यह भी कहा था कि किसी भी अवैध आधार पर इस तरह की कार्यवाहियां न्यायिक जांच के दायरे में आती है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तो बोल चुका है कि हम तो कहीं भी नहीं रुकेंगे, कुछ भी हो हम करेंगे जांच। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि निष्कासन और अयोग्यता एक समान नहीं है। भारतीय संविधान निष्कासन और अयोग्यता दोनों का प्रावधान करता है। अयोग्यता के तहत संसद का कोई सदस्य आगे चुनाव नहीं लड़ सकता, जबकि निष्कासन के तहत वो चुनाव लड़ सकता है। देखो, अगर किसी को निष्कासित किया है तो भाई वो आगे में चुनाव लड़ सकेगा, लेकिन अयोग्य है तो कहां से लड़ पड़ेगा। अब संसद के सदस्यों की अयोग्यता क्या है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो कितनी सारी चीजें हम समराइज कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। थैंक्स टू विजन IAS इतना अच्छा मटेरियल तैयार करने के लिए। संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता क्या है? तो एक तो 2 तरीके से, एक तो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, एक 10वीं अनुसूची और एक संविधान का अनुच्छेद है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3)(a) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने वाले विधायिका के किसी भी सदस्य को अगर 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा हो गई तो उसको दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा और 6 वर्ष तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। वो कितने? 2 साल की पूरी करने के बाद में, जैसे मान लो कि 2024 में उसको सजा हुई,
तो पहले 2 साल की सजा करेगा तो 2026, और 2026 से 6 साल यानी 2032 तक तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, चलिए। ऐसा ही यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है, 10वीं अनुसूची में अगर कोई दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया गया हो, और कुछ हमारा संविधान भी बोलता है कि या तो वो कोई लाभ का पद धारण करता हो, मानसिक रूप से विकृत हो या अदालत ने ऐसा घोषित कर दिया हो, वो दिवालिया हो गया हो, भारत का नागरिक नहीं हो, उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली हो, ठीक है, वो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं भी आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे। एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची से संबंधित क्या है? तो 10वीं अनुसूची के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि इसको जो हमारा संविधान का 52वां संशोधन था उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अनुसूचियों से ही याद आता है कि हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12, जिसमें से 8 तो हमारे संविधान में पहले से थी और 4 इन्होंने बाद में जोड़ी है। कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 11-12 क्या बोलते हैं? पंचायत और न्यायपालिका से, 10वीं दल बदल से, और 9th वाली किससे रिलेटेड है ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो दल बदल विरोधी कानून की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने दल बदल विरोधी कानून के तहत विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली मांग सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। चलिए, तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं दल बदल क्या है। चलिए, तो दल बदल 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। दल बदल क्या है? दल बदल से उत्पन्न होने वाली सभी अयोग्यताओं के संबंध में का जो अंतिम निर्णय होता है वो कौन करता है? सदन का पीठासीन अधिकारी। सदन का पीठासीन अधिकारी करेगा, यानी कि लोकसभा स्पीकर। चलिए, अगर हम बात करें कि कौन से किस आधार पर उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। नंबर 1, स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ दे। अगर कोई स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता को छोड़ दे, ठीक है, सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी, वो व्हिप जारी करते हैं ना, निर्देश के विपरीत, या दल की पूर्व अनुमति प्रदान प्राप्त किए बिना मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित भी रहता है, इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा 15 दिन के भीतर माफ नहीं किया जाता है। और अगर दल ने 15 दिन के भीतर उसे माफ नहीं किया है तो फिर उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और अगर कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो वो भी अयोग्य हो जाता है। यदि कोई मनोनीत सदस्य सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद, मतलब सीट ग्रहण करने के 6 महीने के बाद में अगर उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी तब भी वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। दल बदल कानून के अपवाद क्या है? ये किसी व्यक्ति को तो नहीं, लेकिन अगर कोई अन्य दल में उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है। लेकिन कब? जब कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। ठीक है, तो अगर मान लो कि 100 विधायक हैं, कितने? 100 विधायक हैं, तो लगभग 67 या 66 इनमें से कोई भी एक क्या बोलते हैं 2/3 विधायकों का किसी दूसरे पार्टी में वो जाना चाहिए। चलिए, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभा के सभापति के रूप में चुना जाता है तो अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। पद छोड़ने के बाद में फिर से वो दल में शामिल हो सकता है, तो ये भी किया जा सकता है। वर्तमान में पीठासीन अधिकारियों के लिए दल बदल अधिकारी मामले पर निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून नहीं है। तो अभी क्या बोलते हैं, उसके ऊपर कोई समय सीमा भी नहीं है। अच्छा, अभी 10वीं अनुसूची से संबंधित एक न्यायिक निर्णय ये भी देख लेते हैं। तो एक तो क्योतो होलोलन बनाम एक बात था 1992, इसमें कहा था कि स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। पहले जब 10वीं अनुसूची बनाई गई थी ना, तब तो उन्होंने बोल दिया कि भाई इसमें न्यायिक समीक्षा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला हाँ, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, सब कुछ न्यायिक समीक्षा के अधीन है। किशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राजनीतिक निष्ठा के तहत विधानसभा अध्यक्षों की ओर से किए जाने वाले पक्षपातपूर्ण मुद्दे के पर भी गौर किया। 10वीं अनुसूची के तहत मामलों का फैसला करने के लिए अस्थायी अधिकरण का भी सुझाव माना। कौन है, लेकिन बोलता तो बहुत कुछ है सुप्रीम कोर्ट। व्हिप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दल बदल विरोधी कानून का नियम 2 कहता है कि दल के सदस्यों को दल के व्हिप और नीतियों का पालन करना चाहिए। पहली बात तो व्हिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ध्यान रखना।
ठीक है। संसद की भाषा में व्हिप का तात्पर्य क्या है? दल के सदस्यों को एक निश्चित निर्देश का पालन करने के लिए जारी लिखित आदेश। इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए दल के अधिकृत सदस्य को व्हिप या सचेतक कहा जाता है। तो एक सचेतक या व्हिप बना दिया जाता है कि भाई वो जो बोलेगा ना वो तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। व्हिप की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में विरासत में मिली है। ब्रिटेन में विधि निर्माताओं को व्हिप के माध्यम से दल के आदेशों का पालन करना होता है। तो व्हिप हमने ब्रिटिश से ली है, ये हमारी खुद की प्रणाली नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो एक विश्लेषण से पता चला है कि 2019 के बाद से राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश की संख्या में गिरावट आई है। 2022 में कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया। पिछले 59 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति ने कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया। हमारे पास बहुमत इतना है कि हम कुछ भी पेश करा सकते हैं। चलिए, जब अब देखो इनकी शक्ति क्या होती है और इसके बारे में हम बात करते हैं। जब केंद्र या राज्य सरकारें विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून बनाती है तो उसे अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, तो जब मतलब विधायिका की स्वीकृति ना मिले, क्योंकि वो उस टाइम पर वर्किंग में नहीं रहती। संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सत्र अगर जहां केवल विधानसभा है वहां केवल विधानसभा का सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। कब कर सकते हैं? जब दोनों में से केवल एक सत्र हो, लेकिन एक भी अगर नहीं, दोनों नहीं है तो चल ठीक है, लेकिन अगर एक भी नहीं है तब भी यह जारी किया जा सकता है। दूसरों शब्दों में अध्यादेश एक अस्थायी प्रावधान है। यह तब जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं होती है। ठीक है, जब संसद सत्र में नहीं होती है। और अध्यादेश जारी करने का तो हमारे सबसे पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1909 और 1935, इन तीनों जो हमारे क्या बोलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम जब पढ़ते हैं इसको तो उन तीनों में क्या बोलते हैं इसका जिक्र किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 में स्थायी संबंधी उत्पन्न किए गए हैं। तो हमारा आर्टिकल 123 बोलता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और 213 बोलता है कि हमारा राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यों में। ठीक है, चलिए, अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव विधायिका द्वारा पारित कानून के समान ही होती है। ये स्थायी प्रकृति के होते हैं। अध्यादेश संसद सदन के अगले सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक वैध रहता है। अगर कोई अध्यादेश जारी हुआ है और फिर जैसे ही सदन का सत्र शुरू होगा तो 6 वीक के अंदर अंदर उस पर वोटिंग की जानी चाहिए, और अगर हटाना है तो हटा दो, नहीं हटाना है तो फिर वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों पर अपने सत्र शुरू करते हैं तो उन तिथियों की बाद की तिथि को प्रभावी माना जाएगा। जैसे मान लो लोकसभा ने आज कर दिया और राज्यसभा 6 वीक के बाद शुरू कर रही है, तो जो राज्यसभा जब शुरू कर रही है तब से क्या बोलते हैं वो 6 वीक गिने जाएंगे। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल इसे वापस ले लेता है तो सदन को अस्वीकार करते हुए रिजोल्यूशन पारित कर देते हैं। अध्यादेश पहले भी समाप्त हो सकता है। अगर राष्ट्रपति खुद ही समाप्त कर दे तो कोई जरूरत भी नहीं है। राज्य विधायिका के मामले में इसे अस्वीकार करने वाला विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है। विधान परिषद द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। अध्यादेश केवल उन्हीं मामलों पर जारी किया जा सकता है जिन पर कानून, अब जैसे मान लो अगर राष्ट्रपति जारी कर रहा है तो अध्यादेश किस पर जारी करेगा? ओनली केंद्र सूची के और समवर्ती सूची के विषयों पर। और राज्यपाल जारी कर रहा है तो राज्य सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर ही वो जारी कर सकता है। ऐसे किसी भी कानून पर जारी नहीं कर सकता। हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना जारी नहीं कर, लेकिन राज्यपाल को कुछ और रिस्ट्रिक्शन है। क्या है? समान उपबंधों वाला विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। अगर ऐसे कुछ राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति वाले हैं। राज्यपाल समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझे। यदि समान उपबंध वाले राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त किए बिना अमान्य हो गया हो तो ये हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं संसद का सचिवालय। यह भी अभी न्यूज में था। ठीक है, भारत के संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान संसदीय सचिवालय दोनों सदनों की प्रक्रियाओं, परंपरा और विधायी ज्ञान का संरक्षक रहा है। तो अनुच्छेद 98 कहता है कि सदन के प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय होगा। तो आर्टिकल 98 कहता है ये बात। ठीक है, संसद कानून द्वारा सदन के प्रत्येक सदन के सचिवालय कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी सेवा के भृत्यों विनियमित कर सकती है, लेकिन सदन ने अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है। यह अनुच्छेद सदन के दोनों सदस्यों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन की भी अनुमति देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 98 और आर्टिकल 187 क्या बोलता है कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा मंडल के सचिवालयों के लिए अनुच्छेद 98 के समान ही प्रावधान किए गए हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं, इसमें 98 है और इसमें 187 है। याद करो, हमने 105 और 194 भी पढ़ रखा है। 105 किससे रिलेटेड था? संसद के विशेषाधिकार, और 194 किससे रिलेटेड है? राज्य विधानसभा के विशेषाधिकारों से रिलेटेड था।
तो ऐसे याद रखना। ऐसे हमने एक पढ़ा था 1 2 3 और एक पढ़ा था हमने 2 1 3। तो 123 किससे हैं? राष्ट्रपति के अध्यादेश से, और 213 किससे हैं? राज्यपाल के अध्यादेश से। तो थोड़ा सा इंटरलिंक करके रहा करो। और अभी अपन ने पढ़ा है 98 और एक कौन सा पढ़ा है? ठीक है, 187। तो ये ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आई थी। लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय कहा जाता था और राज्यसभा को राज्य परिषद सचिवालय नामक एक सचिवालय का निर्माण किया गया। फिर 1954 में इन दोनों का नाम बदलकर राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया। ठीक है, दोनों सदनों की सचिवालय का कार्यात्मक आधार पर 10 सेवाओं में वर्गीकृत किया है। इन 10 सेवाओं में विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक सेवाएं, शब्दशः रिपोर्टिंग सेवाएं आदि शामिल हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अपने अपने सचिवालयों में नए पद सृजित कर सकते हैं। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति। हालांकि श्रेणी फर्स्ट या श्रेणी सेकंड के पदों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ पूर्व परामर्श करना अनिवार्य है। ध्यान रखना, किसके साथ? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ में आवश्यक है। और दोनों सदनों का जो सचिव होगा भारत सचिव के कैबिनेट सचिव के समकक्ष है। तो जो भारत सरकार का कैबिनेट सचिव के समकक्षी महासचिव होगा। वरीयता सूची में कैबिनेट सचिव को 11वें स्थान पर, जबकि लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को 23वें स्थान पर रखा गया है, लेकिन दोनों इक्वल होते हैं। वरीयता सूची की बात अलग हो जाएगी। सचिवालयों की संरचना बात करें तो सबसे पहले लोकसभा सचिवालय की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सचिवालय में लोकसभा के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। प्रशासनिक प्रमुख इसका लोकसभा महासचिव होता है। भर्ती और सेवा की शर्तें, ये लोकसभा सचिवालय, ठीक है, एक नियम बना हुआ है 1955 के द्वारा शासित होते हैं। इन नियमों को राष्ट्रपति ने लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श से प्रख्यापित किया था। ऐसे ही राज्यसभा का सभापति, ठीक है, प्रशासनिक महासचिव ही होगा। 1957 में राज्यसभा ने प्रख्यापित किए थे। अगर हम बात करें सचिवालय के कार्य क्या है तो संसद के सदनों के प्रभावी कामकाज के लिए सचिवालय उपलब्ध कराना, सचिवालय सहायता उपलब्ध कराना, वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान करना, विभिन्न समितियों के सचिवालय सहायता प्रदान करना, महासचिव द्वारा पीठासीन अधिकारियों की सहायता को सलाह देना, अनुसंधान और संदर्भ सामग्री तैयार करना, सदन के प्रतिदिन की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड तैयार करना, ये सारे काम कौन करता है? तो सचिवालय करता है। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 98। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो ये पंचायत वाला टॉपिक है। तो 2023 में भारत के संविधान के 73वें और 74वें संविधान के 30 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, 2023 में 1993 में हम लाए थे और 73वें और 74वें संविधान परिणाम स्वरूप ग्रामीण और इसमें स्थानीय। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो भारत में लोक केंद्रित विकेंद्रीकरण का आशय है केंद्र या राज्य सरकारों से स्थानीय सरकारों जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधनों तथा निर्णय निर्माण के अधिकार के हस्तांतरण से है। ठीक है, संसद ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1992 में पारित किया था और 1993 में ने लागू किया था। तो संविधान संशोधन याद रखना 73 और 74। एक हमने 52 भी पढ़ा था, किससे रिलेटेड था? 10वीं अनुसूची से। अब इसमें क्या बोला गया है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बोलता है कि संसद में अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा जाएगा और इससे जोड़ा गया था भाग 9। ध्यान रखना, 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया था और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक प्रावधान शामिल हैं। संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। टोटल कितने सब्जेक्ट्स दिए थे? 29 सब्जेक्ट्स इनको दिए थे। ये जरूरी नहीं है कि 29 के 29 सौंपे गए हों, दिए कितने थे? 29। और 74वां क्या बोलता था? तो ये शहर में स्थानीय सरकारों की बात करता था। इसके लिए भाग 9A जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 ओ वहां था, तो ओ के बाद क्या था? पी। तो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक इसमें प्रावधान शामिल है और इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और कितने? 18 विषय थे। इसमें कितने विषय थे? 18। उसमें कितने थे? 29। चलिए, मजबूत करने के लिए अच्छा ये समितियां भी याद रखना। एक तो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, ठीक है। फिर अशोक मेहता समिति बनी, CH हनुमंत राव वर्किंग ग्रुप बना, GVK राव समिति बनी थी, एक LM सिंघवी समिति बनी थी और थुंगन समिति बनी थी। ठीक है, इन्होंने सिफारिशें करी थी कि 3 टायर होना चाहिए, 4 टायर होने चाहिए, इस तरीके की। ठीक है, और हमारा MLV सिंघवी समिति के आधार पर यह बनाया गया था। ये वैसे आप स्टैटिक में बहुत अच्छे से पढ़ ही लेते हो। हमने कौन कौन से कदम उठाए? तो एक तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया था। किसके लिए? स्थानीय विकास की जरूरतों के लिए, PRI को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए। ग्राम स्वराज चलाया, वेब आधारित पोर्टल है, ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन देखता है। सबकी योजना सबका विकास, जन योजना अभियान इस देश में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, इसके तहत कुछ चिन्हित पिछड़े जिलों में स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचों को एक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान बनाया गया। ठीक है, RS में क्वेश्चन आ चुका है।
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। एक स्वामित्व योजना, घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करके उन्हें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, संपत्ति अधिकार अभिलेख प्रदान करना। तो ये कुछ हमने चलाए थे। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम अब पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति। तो पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति क्या है? तो आरबीआई ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी थी। अब इस रिपोर्ट पर हम बात करते हैं कि इसने क्या क्या बोला। और तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 243H बोलता है कि राज्य का विधानमंडल कानून पारित करके राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान का प्रावधान करता है और पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर, फीस लगाने, एकत्रित करने और आवंटन करने का अधिकार देता है। H 243I पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने, उनकी वित्त 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। याद रखना, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 243I में। और वित्त आयोग जो सेंट्रल वाला है उसका अनुच्छेद कौन सा है? 280। और अनुच्छेद 280(3)(b), ठीक है, वो बोलता है कि केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्यों में पंचायत के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक सिफारिशें करे। तो 280(3) ये भी बोलता है कि केंद्रीय वित्त आयोग भी पंचायतों के लिए काम करेगा। अब हम देख लेंगे कि भाई पंचायतों के लिए कौन कौन से वित्त के स्रोत होते हैं। राजस्व के आंतरिक स्वयं के स्रोत, भाई राजस्व कहाँ से कर सकती है? तो कर राजस्व वो भूमि, भवन दोनों पर संपत्ति कर ले सकती है। निजी शौचालयों पर कर, प्रकाश कर, पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय वृद्धि करने वालों पर कर, छोटे मोटे दुकानें लगाते हैं ना इनसे, ठीक है। इसके अलावा बाहर से माल मंगाने वाले व्यक्तियों पर बाजार कर, पशुओं के विक्रय में पंजीयन पर शुल्क, ऐसे कुछ कर वो ले सकती है। केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से धन का अंतरण। तो केंद्रीय वित्त आयोग आर्टिकल 280, राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243I, ठीक है। इसमें शर्तों के अनुदान दिया जाता है, जैसे स्वच्छता के ऊपर, कुछ शिक्षा के लिए, कुछ गैर शर्तों के लिए, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रदर्शन आधारित अनुदान भी दिया जाता है। विशेष श्रेणी के अनुदान भी इसमें दिए जाते हैं। फिर अन्य स्रोत क्या हैं? जैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद ग्राम आदर्श योजना, ठीक है। विभिन्न योजनाओं के तहत भी इसमें पैसे दिए जाते हैं। विश्व बैंक आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के द्वारा भी अनुदान दिए जाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गई पंचायतों की। शहरी स्थानीय निकायों का हम क्षमता निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो एक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से एक क्या बोलते हैं क्षमता रिपोर्ट पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्षमता विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात है क्षमता निर्माण आयोग क्या है, इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्षमता निर्माण आयोग जो है इसका गठन 2021 में किया गया था। बहुत लेटेस्ट है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। अधिसूचना के जारी किया गया था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे एक स्वतंत्र निकाय के रूप में गठित किया गया था, पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्त है। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण मिशन कर्मयोगी का एक घटक है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोग की सहायता की जाती है, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, जिन्हें सचिव की अध्यक्षता वाले आंतरिक सचिव वाले। कार्य क्या है? सरकारी विभागों, एजेंसियों के साथ उचित समन्वय स्थापित करना, सिविल रिपोर्ट करना, मानव सुधार। तो ध्यान रखना, इसको पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन आधार पर जारी किया गया था, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। इसमें 3 मुख्य पहलों की शुरुआत की गई। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना चलाई जाएगी। 6 अर्बन लोकल बॉडीज के लिए पायलट आधार पर वार्षिक क्षमता निर्माण योजना चलाई जाएगी। ये 6 कौन से हैं? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट, नागपुर, पुणे। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट, नागपुर और पुणे। क्षमता निर्माण योजना के लिए व्यापक टूल किट। अगर हम ULB लघु आकार वाले स्थानीय निकाय होते हैं, एक निश्चित या परिभाषित आबादी वाले शहर या कस्बों को प्रशासित करते हैं। शहरी शासन संविधान में राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 का विषय है। राज्य सूची का विषय अलग अलग होने के कारण क्या बोलते हैं, ULB का प्रशासनिक ढांचा है और कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। तो याद रखना, जो शहरी शासन है ये किसका विषय है? राज्य सूची का। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत स्थानीय सरकारों को औपचारिक रूप से सरकार के तीसरे स्तर पर मान्यता दी गई, ठीक है। 3 चीजें बनाई गई इसमें। नगर पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, नगर पालिका परिषद छोटी शहरी क्षेत्रों के लिए, और नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए। तो सबसे बड़ा कौन होता है? नगर निगम। कुछ उपाय क्या उठाए गए हैं? तो एक तो राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू किया गया है, ठीक है। 2021 में इस मिशन की शुरुआत करी थी, भारत के शहरी स्थानीय निकायों में नागरिक केंद्रित डिजिटल क्रांति लाने के लिए, ठीक है। इसमें 3 स्तंभ थे, व्यक्ति, प्रोसेस, प्लेटफॉर्म, ठीक है। और इस संचालित करने का कार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स को सौंपा गया था। तो उसको चला कौन रहा था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स,
ठीक है। और इस अर्बन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है। शहरी विकास का प्रबंधन करना काम था। एक म्युनिसिपल बॉन्ड्स भी शुरू किए गए हैं, नगर निगमों और अन्य संबंध निकायों द्वारा जन जुटाने के लिए जारी किए जाने वाले वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। चलिए अगली बड़ी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पैसा, तो पंचायत और उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1986, इस पर 2-3 बार यूपीएससी पीवाई की पूछ चुकी है, मैं भी हर साल इंपॉर्टेंट रहता है। हाल ही में झारखंड सरकार ने पैसा अधिनियम से जुड़े नियमों को ड्राफ्ट सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया। ठीक है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम या पैसा अधिनियम के बारे में। तो पैसा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया गया। भूरिया समिति, याद रखना, दिलीप सिंह भूरिया समिति के आधार पर आए थे। ठीक है, जनजातियों को सशक्तिकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। पंचायतों से संबंधित भाग 9 के प्रावधानों के कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ अनुच्छेद 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची में आने वाले 10 राज्यों तक विस्तार है इसका। ठीक है, यह ध्यान रखना, 10 राज्य क्षेत्रों तक इसका विस्तार है। पैसा राज्य विधानसभाओं को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। 10 राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, इन 10 राज्यों में से 8 राज्यों झारखंड और ओडिशा को छोड़ दो तो अपने राज्य से संबंधित पैसा नियम तैयार और अधिसूचित किया है। तो केवल झारखंड और ओडिशा ने ही क्या बोलते हैं पैसा अधिनियम नहीं अपनाया है, बाकी सबने अपना लिया है। नोडल मंत्रालय कौन है? तो पंचायती राज मंत्रालय है। पैसा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। ग्राम सभा की इसमें शक्तियां क्या होती है? भूमि अधिग्रहण के मामलों में अनिवार्य परामर्श की शक्ति होती है इसमें, कि भाई उनमें भूमि अधिग्रहण के मामले में संपत्ति लेनी होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दूसरों द्वारा भूमि खरीद रोकने बेचने पर शक्ति है। यह सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत एवं स्थानीय योजनाओं से संबंधित संस्थाओं में कार्मिकों पर नियंत्रण की शक्ति, लघु जल निकायों के प्रबंधन, गौण वन उपज के स्वामित्व की शक्ति, सरकार शराब की बिक्री खपत को विनियमित और प्रतिबंधित करने की शक्ति, विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्बहाली तथा गौण खनिज पूर्व शरण लाइसेंस तथा खनिज पट्टे के पूर्व मंजूरी की शक्ति। ठीक है, पैसा अधिनियम 1996 की विशेषताएं क्या है? तो परंपरागत कानून के अनुरूप, पहली बात तो क्या है, ये परंपरागत कानून के अनुरूप है। पंचायत संबंधों में राज्य द्वारा बनाए गए कानून परंपरागत कानून सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के समुदायों की परंपरागत प्रबंधन पद्धतियों के अनुरूप होते हैं। ग्राम सभा, प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा होगी और ये ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों में शामिल हो गए। ग्राम सभा की भूमिका हम लोगों ने देख लिया कि सभी विकास कार्यों को मंजूरी देना, लाभार्थियों की पहचान करना, परंपराओं रूढ़ियों उनकी पहचान को बनाए रखना। आरक्षण क्या है? तो प्रत्येक अनुसूचित जनजातियों के लिए समुदाय के 50% आरक्षण की बात इसमें कही गई है। ध्यान रखना। 5वीं और 6ठी अनुसूची की हम बात कर लें तो 5वीं और 6ठी अनुसूची, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पता नहीं 3-4 बार पूछ रखा है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो जनजातियों से। 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन व नियंत्रण के लिए लागू होंगे। और 6ठी अनुसूची क्या बोलती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर में कंफ्यूज मत होना, इसमें मणिपुर नहीं आएगा क्योंकि मणिपुर में क्या है कि वो लाम जाओ, वो नहीं आएगा। परिषद का गठन क्या है? राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा, और इसका किसके द्वारा किया जाता है? संविधान द्वारा उपबंधित स्वशासित जिला परिषद, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा। स्वायत्ता, तो पंचायत उपबंध 1996 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन। 5वीं अनुसूची के तहत सलाहकार परिषद के पास केवल सलाहकारी प्राधिकार है और इसके पास में ज़्यादा शक्तियां प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रख लेना 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में बात करें तो राज्यसभा के उपसभापति पैनल, और इस पैनल में ना सभी महिलाएं हैं, इंपॉर्टेंट बात किया है। तो उपसभापतियों का एक पैनल गठन किया है जिसमें सभी सदस्य महिलाएं हैं। ठीक है, अब ये पैनल क्यों बनाया जाता है? तो राज्यसभा नियमों के तहत सभापति राज्यसभा सांसदों में से उपस्थित जो राज्यसभा उनमें से कोई एक पैनल बनाया जाता है। ठीक है, अगर सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में नामित उपसभापतियों में से कोई एक सदन की अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो गया है, देखो अनुपस्थिति है, वो कहीं बिजी हैं, अपने घर पे गए हैं, तो वो क्या बोलते हैं, कोई इनमें से एक कर लेगा। लेकिन अगर उनका पद ही रिक्त हो गया है तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यसभा के किसी एक सदस्य को उठाएगा।
सदन की अध्यक्षता करने वाले सभापति की समान शक्तियां प्राप्त होती है, ठीक है। और उपसभापतियों का एक नया पैनल नामित होने तक वो पीठासीन रहता है। संसद सत्र, तो भारत के संविधान में विशेष शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है। ये शब्दावली कभी कभी उन सत्रों के लिए जिन्हें सरकार विशेष अवसरों पर आहूत करती है, ठीक है। हमारा संविधान का आर्टिकल 85 बोलता है कि संसद को कम से कम 2 बार, एक वर्ष में कम से कम संसद 2 बार बैठक करनी होती है, मतलब कि इन दोनों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं हो। परंपरा के अनुसार हमारे संसद में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। हालांकि उपयुक्त प्रावधान संसद को अधिक सत्र बुलाने से नहीं रोकता। अगर ज्यादा सत्र बुलाने हैं तो उसको हम कहते हैं विशेष सत्र। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति संसद के सत्रों की तारीख और अवधि निर्धारित करती है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के लिए सांसदों को आमंत्रित करता है। राष्ट्रपति के लिए इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार केवल राष्ट्रपति के नाम पर अनुबंध होने के कारण कानूनी प्रावधानों से छूट का दावा नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 299 सरकार को वैधानिक कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं देता है। संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर संघ या राज्य द्वारा किए गए अनुबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 361 देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन्मुक्ति सुरक्षा प्रदान करता है कि भाई अगर उनको अदालती झूठ से प्राप्त क्या बोलते हैं उन्मुक्ति प्राप्त है, आचरण की समीक्षा कभी की जा सकती है जब क्या बोलते हैं उनके खिलाफ राष्ट्रपति पर आरोपी की जांच के लिए अदालत या किसी नामित कर दे। नियम 176 और 267 क्या है? तो राज्यसभा के जो 267 है, राज्यसभा सदस्य को सभापति की मंजूरी से सदन के पूर्व निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने की विशेष शक्ति प्रदान करना है। और 176 क्या बोलता है? अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है जो 2.5 घंटे से अधिक की नहीं होती। स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, तो एडजर्नमेंट मोशन क्या है? स्थगन प्रस्ताव को केवल लोकसभा में अविलंबनीय लोकमत के किसी निश्चित मामले पर ध्यान आकर्षित, तो स्थगन प्रस्ताव क्या है कि सब काम स्थगित कर दो और लोकसभा में जो अविलंबनीय लोकमत का किसी निश्चित मामले पर सदन का ध्यान है और इसको अध्यक्ष की सहमति से पेश किया जाना चाहिए और 50 सदस्यों का इसके लिए समर्थन होना चाहिए। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है, इसलिए राज्यसभा साधन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। कम से कम 2 घंटे 30 मिनट तक इसकी चर्चा कम से कम चलती है। अधीनस्थ विधान या प्रत्यायोजित विधान, तो ये क्या होता है? तो राज्यसभा के अधीनस्थ विधान संबंधी मंत्रालय द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत बनाने में देरी स्पष्ट की गई है। विधायिकाओं के अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानून को अधीनस्थ विधान कहते हैं। तो विधायिका के अधीनस्थ प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए कानून को ये कहते हैं। अधिकांश अधिनियम, विनियमन, उपनियम आदि बनाने की शक्तियां अधीनस्थ उपराधिकारियों को सौंपते हैं, जैसे कार्यपालिका। क्यों आवश्यकता है? तो विधायिका के पास कानून बनाने के अलावा उसे जुड़े नियमों, विनियमों के बनाने के लिए बहुत अधिक समय नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए विशेष राज्य, ये रूल 204 है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। चलो, संसद की सुरक्षा में सेंध, आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ लोग बम छोड़ गए थे और वहां पर विजिट लोकसभा में घुस गए और उन्होंने नारेबाजी करते हुए पीला धुआं छोड़ने वाली गैस के कैन फेंके। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम गैर सदस्यों के प्रवेश, वापसी और निष्कासन का प्रावधान करते हैं। इसमें उपबंध किया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष जब भी उचित समझे सदन के किसी भी हिस्से से गैर सदस्यों को निष्कासित करने की आदेश दे सकता है। सरपंच पति बड़ी मजेदार टर्म होती है ये, ठीक है, आप लोगों के यहाँ चलती होगी। संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि निर्वाचित महिलाओं को प्रशिक्षित करने या सशक्त करके सरपंच पति या प्रधान पति वाली व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। जिसमें इसमें क्या होता है ना कि सरपंच तो महिला बनती है लेकिन काम सारे पति करता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। महिलाओं को आरक्षण कितना है? तो 73वें जो संविधान संशोधन है उसके तहत कुल 1 तिहाई सीटों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर 1 तिहाई सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ऐसा 1 तिहाई तो है ही सही, लेकिन कुछ राज्यों में 50% भी कर रखा है, जैसे हमारे राजस्थान में, केरल में, महाराष्ट्र में, वहाँ 50% कर सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 31.8 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में 14.5 लाख महिलाएं थी, तो अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, कोटा टू बैकवर्ड क्लास है। तो हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग रिपोर्ट को स्वीकार किया। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए श्रेणी के लिए आरक्षण के अनुपात का उल्लेख करती है। 243(6) के अनुसार राज्य विधान मंडलों पर नागरिकों के पिछड़े वर्ग के किसी भी नगर पालिका में सीटों के आरक्षण या नगर पालिका में अध्यक्ष पद के प्रावधान करने से कोई रोक नहीं होगी, तो वो कर सकता है, ठीक है। ये कुछ जय कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघवाद और क्या बोलते हैं गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को रेखांकित किया था। इसमें शामिल है
स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और नीतार्थों को कठोर अनुवजय जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग गठन करना। प्रस्तावों में स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना, लेकिन याद रखना ये आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ में हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से टॉपिक 1 ख़त्म हो गया है, टॉपिक 2 ख़त्म हो गया है। अब हम शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 3 की। राज्यपाल की भूमिका, इसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा तनातनी हो रखी है। तो हम देखते हैं कि राज्यपाल से लेकर के क्या इश्यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले केरल, तमिलनाडु और क्यों न्यूज़ में था ये, और पंजाब ने क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है कि भाई ये राज्यपाल जो है हमारे विधेयकों को पास ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें। तो अब हम देखते हैं कि क्या बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो विधेयक के संबंध में विकल्प क्या है कि अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल से सहमति लेना जरूरी होता है। और राज्यपाल के पास में कुछ विधेयक है, मतलब कुछ हैं कि विधेयक को सहमति दे दे तो विधेयक कानून बन जाएगा, विधेयक पर सहमति रोक दे तो विधेयक कानून नहीं बन पाता, जितनी जल्दी हो सके पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि विधेयक सदन अगर क्या बोलते हैं मान लो कि जैसे राज्यपाल ने उसको लौटा दिया तो विधेयक को वो दोबारा से फिर पुनर्विचार के लिए दोबारा अगर उन्होंने फिर से वो उसको पारित करके भेज दिया तो राज्यपाल को अनुमति देनी पड़ेगी, लेकिन उसके पास में कोई समय सीमा ही नहीं है कि वो क्या बोलते हैं उसको रोक सके। सिर्फ इतना सा कहा गया है जितनी जल्दी हो सके। अब जल्दी तो कितनी भी हो सकती है, 10 साल 15 साल, तो राज्यपाल के पास में कोई टाइम लिमिट ही नहीं होता है और इसलिए वो चुपचाप से लेकर के बैठ जाता है, हाँ भाई मैं शांत हूँ, मर्जी पड़े तो करो तुम्हारी। विधेयक वो राष्ट्रपति हेतु और आर्टिकल 201 के तहत वो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकता है। तो कोई भी ऐसा विधेयक, ठीक है, राज्यपाल की राय में यदि कानून बन जाता है जो कानून की शक्तियों को कम करेगा तो वो क्या बोलते हैं इसके लिए राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित रख सकता है। अब राज्यपाल से संबंधित क्या है, सबसे पहली बात तो आर्टिकल 153 बोलता है कि हमारे राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 बोलता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 160 बोलता है कि राज्यपाल के पास दंड को क्षमा करने, परिहार, लघुकरण आदि करने की शक्ति होगी, लेकिन वह मृत्युदंड को कम नहीं कर सकेगा। 163 क्या बोलता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। हालांकि इस अनुच्छेद में यह भी उल्लेख है कि संविधान या इसके अधीन राज्यपाल में जहां उपेक्षित है उन मामलों में वो अपने विवेकानुसार अपना कार्य करेगा। अनुच्छेद 164 क्या बोलता है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के मामले में राज्यपाल से परामर्श किया जाएगा। कुछ न्यायिक निर्णय, शमशेर सिंह बाद में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोकने या उसे राज्यपाल को लौटाने सम्मत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी हो जाता है। नबाम रेबियो बाद में उन्होंने बोला कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। पंजाब राज्यवाद में उन्होंने बोला कि पर सहमति रोकने का निर्णय लेता है तो राज्यपाल को उस विधेयक के पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजना पड़ेगा, अनिश्चित काल के लिए नहीं रखा जा सकता। उप कुलपतिवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सांविधिक क्षमता में कार्य करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। और तमिलनाडु राज्यवाद में बोला कि यदि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है तो राज्य विधानमंडल उस विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल के भेजता है, तब राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है। दैट्स इंपॉर्टेंट। चलिए, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना 201 में बोला गया है। राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकता है या सहमति रोक सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस लौटाने का निर्देश दे सकता है। ऐसा विधेयक यदि राज्य विधानमंडल संशोधन के साथ फिर से पारित कर दे तो राष्ट्रपति के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। अब राष्ट्रपति का ही काम हो जाता है, फिर मतलब इससे कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के महत्व को रेखांकित किया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्षैतिज संबंध की बात करता है कि दोनों में एक दूसरे से कोई भी ऊपर नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, सहकारी संघवाद की राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेगी, न कि अलग अलग। और इसके लिए क्या प्रावधान है, ठीक है, एक तो 7वीं अनुसूची जो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी की संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का निर्धारण, 312 के तहत अखिल भारतीय राज्य सेवाएं, एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है, अंतर राज्य परिषद है, ठीक है, आर्टिकल 263 के तहत।
261 के तहत उपबंधित पूर्ण विश्वास और पूर्ण संबंधी, ठीक है, प्रत्येक राज्य के सभी सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों, न्यायिक कार्रवाइयों को देश भर में पूर्ण विश्वास और मान्यता प्राप्त होगी। क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सांविधिक निकायों के रूप में स्थापित किया गया था। वित्त आयोग है आर्टिकल 280 के तहत, 279A के तहत जीएसटी परिषद है, ठीक है। तो ये कुछ है जो क्या बोलते हैं हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाते हैं। कुछ कदम क्या उठाए गए, केंद्रीय 14वें वित्त आयोग ने क्या बोलते हैं 42% कर दिया था हिस्सेदारी को। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया गया। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के तहत वित्तीय क्षेत्र के बेल आउट संबंधी कार्यक्रम को नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ाने के लिए काम करता है, जैसे कि राष्ट्र महत्व के मुख्यमंत्रियों के उपसमूह का गठन करना, पिछड़े जिलों के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम, भूमि पट्टों के क्षेत्र विशिष्ट पहले, ठीक है, तो 7 कार्यक्रम, तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने स्टार्ट किए हैं। तो ये ध्यान रखना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टर्म्स याद रखना, सेती संबंध होते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं सीमा विवाद की। तो असम और अरुणाचल दशक से एक समझौता, अब हमें यह ध्यान रखना है कि किस किस के बीच में कौन सा विवाद है। हिमाचल प्रदेश के बीच में सरचू सीमा, दोनों के बीच सरचू सीमा को लेकर के विवाद है। लेह मनाली राजमार्ग के पास में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में है, किसको लेकर के, सरचू को। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए पंचकुला के पास परमाणु क्षेत्र को लेकर, परमाणु नहीं है परमाणु, ठीक है। हरियाणा और पंजाब में चंडीगढ़ को लेकर विवाद है। गुजरात राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को लेकर के विवाद है। वैसे वो तो राजस्थान की है, जानकारी कर रहे हैं। ओडिशा पश्चिम बंगाल में अतीत में दोनों के बीच भूमि सीमाओं को, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित कनिका सेंट द्वीप को लेकर भी इनके बीच में विवाद रहा है। तो कनिका सेंट द्वीप याद रखना, वेस्ट इसमें बंगाल की खाड़ी में। महाराष्ट्र कर्नाटक में बेलगाम जिले को लेकर के विवाद रहता ही है। कर्नाटक केरल में कासरगोड को लेकर के विवाद रहता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कर्नाटक केरल के, महाराष्ट्र कर्नाटक के। चलिए, अब राज्यों के बीच समाधान को निवारण करने के क्या तरीके हैं। तो न्यायिक निवारण, सुप्रीम कोर्ट अपनी आरंभिक अधिकारिता के तहत राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है। संविधान के अनुच्छेद 131 में प्रावधान किया गया है कि निम्नलिखित विवादों में आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी। जैसे कि अगर भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद है, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या दूसरी और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद है, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद है, तो आर्टिकल 131 और ये उसकी क्या बोलते हैं प्राइमरी जुडिशरी में आएंगे। अंतर्राज्य परिषद का गठन करना, आर्टिकल 263 राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए अंतर्राज्य परिषद का गठन करता है और ये परिषद चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती है। राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए उनकी जांच और सलाह करना, कुछ या सभी राज्य सरकारों को साझा हित के संबंधित विषयों की जांच करने पर विचार विमर्श करना, ठीक है, ये सारी चीजें। जोनल काउंसिल, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा गठित वैधानिक निकाय हैं। इनका उद्देश्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में याद रखना, केंद्रीय गृह मंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं, ये 5 होती है, ठीक है। उत्तर क्षेत्रीय, पूर्व मध्य क्षेत्रीय, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्रीय, ध्यान रखना ये, ठीक है। अंतर्राज्य जल विवाद, जैसे सीमा विवाद ऐसे जल विवाद है नदियों को लेकर के। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद अधिग्रहण के लिए कई विषयों को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सतलज यमुना लिंक निर्माण के लिए भी पंजाब सरकार की आलोचना की है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियों वाले पे कहाँ कहाँ विवाद है। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रावी और ब्यास जल अधिकतर संबंधित राज्य में विवाद है, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा के लिए है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में। महादाई के लिए है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। कृष्णा के लिए है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। कावेरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी। गोदावरी के लिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा। और वंशधरा के लिए है आंध्र प्रदेश और ओडिशा में। तो एक बार इनको ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। तो इनके लिए अधिकरण भी गठित किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर गोवा के लिए भी है यहाँ पर, तो ये अधिकरण यहाँ पर गठित किए जा चुके हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए, अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या है, तो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत बोलते हैं कि राज्य जल अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, ये सब राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है। हालांकि ये विषय प्रविष्टि 56 प्रावधानों के अधीन हैं। आर्टिकल 262 क्या बोलता है कि संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद में शिकायत के न्यायी निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है, आर्टिकल 262। और इसके तहत संसद ने 2 कानून बनाए। एक तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। इस कानून के अंतर्गत यदि राज्य सरकार, जिनका किसी राज्य सरकार के साथ जल विवाद है, तो विवाद को समाधान भेजने के लिए केंद्र सरकार से एक अधिकरण बनाने का गठन कर सकती है। और नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए
केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्ड के गठन की बात करता है। आर्टिकल 262 सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को निर्णय देने से रोकता है। ये ध्यान रखना, इसमें सुप्रीम कोर्ट से अलग रखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 136 सुप्रीम कोर्ट को अधिग्रहण के आदेशों के खिलाफ सुनने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 भी क्या कहती है कि जल की कमी, वितरण असमानता में क्या बोलते हैं, एक जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए लागू की गई थी। चलिए 1966 के हेलेंस्की नियम में क्या बोला गया है कि प्रत्येक बेसिन राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जल का समान उपलब्ध किया जाए। अब ये एक हम पढ़ लेते हैं सतलुज यमुना ले, ठीक है। तो हरियाणा और पंजाब के बीच रावी और व्यास नदियों के जल को साझा करने के लिए 2014 किलोमीटर लंबी नहर है। SYL नहर का 122 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में, 92 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में निर्मित होना तय हुआ था। हरियाणा ने 1980 में SYL नहर के अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया। पंजाब रिपेरियन सिद्धांत और जल की अनुपलब्धता का हवाला देकर इसको टालता रहा। कृष्णा जल विवाद 1969 में, ठीक है। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अधिनियम 1956 के तहत पहला अधिनियम बैठाया गया था और 2004 में दूसरा बनाया गया था। अविभाजित आंध्र प्रदेश को गठित किए गए कृष्णा नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच वितरण के संबंध में कृष्णा पूर्व की ओर प्रभावित, कृष्णा के बारे में ध्यान रखना, कृष्णा पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदी है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। 2014 में जब आंध्र प्रदेश से टूट करके तेलंगाना बना तो उन्होंने बोला कि भाई हमें पानी मिलना चाहिए। अब ये जो बाकी के राज्य थे ये बोल रहे थे कि आंध्र प्रदेश से टूटा है तो आंध्र प्रदेश में से पानी को बांट दो, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं, जो चारों के चारों राज्य थे उनमें समान रूप से इसको बांटो, मतलब जो भी उनका वॉल्यूम था उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे इनका विभाजन चलता रहता है और कार्यक्रम चलता रहता है। चलिए, तो इसी के साथ में हमारा टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 खत्म हो गए हैं। चलिए, धन्यवाद आप लोग।